पुनर्वसु बहुत लविंग है। रामचंद्र जी कैसे थे? बहुत वो अच्छे। वो हर किसी को प्रेम, मतलब जो आप बोल लीजिए कि जैसे शबरी हुई, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों गए थे ना। लक्ष्मण जी को लग रहा था शबरी के झूठे पे, और रामचंद्र जी तो उसको प्रसाद जैसे खा रहे थे। अश्लेष नक्षत्र के लोग होते हैं, इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं। उस नक्षत्र में उनकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है, अगर वो उस ग्रह के हिसाब से काम करने लगे तो उनको फिर वो छुपा हुआ धन भी मिलता है, बहुत मिलता है। पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो आपका भाग्य का नक्षत्र है। ये ऐसा नक्षत्र है जो आपको बहुत, आप यदि मुझे बोलेंगे कि वन ऑफ द लकी नक्षत्र, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगी भाग्य का नक्षत्र है। अच्छा। ऑफ द लकीएस्ट ऑफ द पांडव आपको कौन लगता है, कौन था? अर्जुन। अर्जुन का नक्षत्र। अच्छा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आपने हमारे नक्षत्रों के ऊपर जो पहला पॉडकास्ट था, पार्ट 1 था, वो बहुत पसंद किया। वहाँ हमने 4 ग्रहों की बात करी थी, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। 3 नक्षत्र थे उनके अंडर में। हमने बहुत सारे योगों की भी बात करी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करी थी। आज हम जो बाकी के बचे ग्रह हैं, यानी कि गुरु, बुध, मंगल, शनि और शुक्र, इन 5 ग्रहों के अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं 3 उनकी बात करेंगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो ये 5 ग्रह हैं ना, इनके जो नक्षत्र हैं, ये इनमें से कई ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाते हैं। यानी कि अगर आप इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो बहुत लक के साथ पैदा हुए हैं। हमने कई सारे ऐसी केस स्टडीज़ भी डिस्कस की हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि प्रमाणित करती हैं कहीं ना कहीं, ये केस स्टडी ही है ऑफ कोर्स, जो दिखाती हैं कि ये नक्षत्र अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते ज़रूर हैं अपनी पूरी लाइफ में। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी फिर से एस्ट्रो अनुराधा मैम का, जो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही कोच हैं, हीलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, हमारी बात अधूरी छूट गई थी पहले पार्ट में, हम 4 ही ग्रह ले पाए थे। आगे के ग्रहों पे डिस्कस करते हैं। गुरु बृहस्पति से शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप गुरु की बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं गुरु बृहस्पति के नक्षत्रों के बारे में, गुरु के बारे में हमारी ये धारणा है कि गुरु तो बहुत देते हैं और गुरु बहुत अच्छा ही करेंगे, शुभ ही करेंगे, और गुरु की दशा में व्यक्ति का हमेशा ग्रोथ ही रहेगा। एक तो इस भ्रांति को इसलिए तोड़ना चाहूंगी कि गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभद्रा। अब पुनर्वसु से ही शुरू करते। इसमें जो 2 नक्षत्र हैं, विशाखा और पूर्वभद्रा, उन्हें उग्र नक्षत्र बोला गया है। गुरु के हो गए? यस। मैं वापस यही बोलूंगी, आपको उसी जगह लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गुरु के नक्षत्र विंशोत्तरी दशा में है, लेकिन इनके जो देवता हैं वो किसी भी नक्षत्र दशा में सेम ही रहेंगे। पुनर्वसु चाहे आप अष्टोत्री लें, चाहे आप योगिनी लें, कोई भी नक्षत्र दशा लें, या विशाखा या आप उसको लें विंशोत्तरी, किसी भी नक्षत्र दशा में वो हमेशा अदिति ही उसकी देवता रहेंगी। विशाखा के इंद्राग्नि ही देवता रहेंगे और पूर्वभद्रा के अजय एक पद ही देवता रहेंगे। लेकिन इनके जो दशानाथ हैं, यानी कि जो हम नवग्रह हैं, वो अलग अलग दशा सिस्टम में बदलते रहते हैं। आपने इन दोनों को, विशाखा और पूर्वभद्रा को, बहुत अग्रेसिव नक्षत्र बताया। तो क्या अगर किसी का जन्म इन 2 नक्षत्रों में हुआ है तो लीड तो वो गुरु से कर रहे हैं, पर ट्रेड बदल जाएंगे फिर? ऑब्वियसली दशा सीक्वेंस में आपकी गुरु की दशा शुरू होती है, लेकिन वो बच्चा आप देखेंगे और खाली मैं आपको एक और चीज़ आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि खाली बचपन में उसकी वो वृत्ति रहेगी। यदि किसी समय, जैसे श्रवण नक्षत्र में भी यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसके बाद उसका धनिष्ठ जाता है, सदबीज जाता है, और
उसका पूर्व भद्रा आता है। तो आप देखेंगे कि पूर्व भद्रा समय में व्यक्ति का जनरली एक एजिटेटेड आउटलुक रहता है, वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहता है और वो बहुत अपने अंदर बहुत चीज़ रखता है और उसके बाद में उसके एडिक्शंस भी होते हैं उसको। और वो पीरियड उसके लिए हो सकता है, यदि गुरु की पोजीशन उसकी कुंडली में अच्छी हो तो वो उसकी पीरियड अच्छा उसका चला जाएगा, लेकिन उसको संभलने में या उसको उसके एंड में उसको या तो कोई बीमारी होगी या उसको, और मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज वो बहुत टर्मोइल वाला पीरियड गुजरता है व्यक्ति का, क्योंकि अजय एक पद जो है वो शिव जी का वो रूप है जब सती का देहांत हो गया था और फिर वो उस समय वो उनका जो विकराल रूप यदि आप कहें या कहें कि वो बेसुध जो थे, अपने सारे कार्य कर रहे थे लेकिन वो एकदम बेसुध थे और वो बहुत रोने वाले अवस्था में, या सती के लिए वो बहुत वियोग में थे। हाँ, तो वो जब किसी का पूर्व भद्र नक्षत्र में 7th लॉर्ड बैठा होता है, 5th लॉर्ड बैठा होता है, 7th लॉर्ड बैठा होगा तो मैरिज उसकी जिस ऐसी होनी चाहिए जैसी इसने कल्पना की वो होगी नहीं। यदि 5th लॉर्ड बैठा रहेगा तो उस व्यक्ति को जैसा लव लाइफ चाहिएगा उसको वो लव लाइफ नहीं मिलेगी। ओके। और इस समय व्यक्ति बहुत उग्र काम करता है, उसकी शक्तियाँ बहुत एजिटेटेड रहती हैं। पुनर्वसु कैसा होता है? पुनर्वसु बहुत लविंग है। रामचंद्र जी कैसे थे? बहुत वो वो हर किसी को प्रेम, मतलब जो आप बोल लीजिए कि जैसे शबरी हुई, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों गए थे ना, लक्ष्मण जी को लग रहा था शबरी के झूठे बेर और रामचंद्र जी तो उसको प्रसाद जैसे खा रहे थे। तो ये लोग जो होते हैं वो लोगों को क्लास नहीं देखते हैं, बहुत लविंग होते हैं। और मैरिड लाइफ में तो उनके भी इश्यूज थे और अदिति माता के भी आप देखेंगे कि उनके भी मैरिड लाइफ में इश्यूज थे। ये अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि बृहस्पति के नक्षत्र, ये मुझे नहीं पता कि तीनों में से कौन से, बट बृहस्पति के नक्षत्र में जो पैदा हुए जातक होते हैं इनकी लाइफ में अबंडेंस बहुत होता है, चाहे वो पैसे का अबंडेंस हो, चाहे वो उनको एंसेस्ट्रल गेन्स हों, हर चीज़ का अबंडेंस होता है। ये सच है? वो पीरियड में आप अबंडेंस देखेंगे, इसमें कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अबंडेंस कहाँ से आ रहा है और उसको वो कितना संभाल के रख सकता है वो भी आप देखेंगे। क्योंकि मैं वापस बोलूँगी कि आपकी यदि केवल उसमें आपका चंद्रमा हो इसलिए नहीं, यदि आपकी दशा भी चाह रही है बृहस्पति की तो भी उसमें आपको अबंडेंस मिल जाएगा। ओके। आपको अदिति तो देव माता है, देवताओं की मदर है, उनके पास अबंडेंस नहीं होगा तो और किसके पास अबंडेंस होगा? तो ऐसे लोगों के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं चिंताएं भी होती हैं अपने बच्चों को लेकर। और ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। क्या काम के सिलसिले में? जो आपका लॉर्ड वहाँ बैठा है, खाली चंद्रमा ही नहीं, जो आपका लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि अदिति अपने पुत्रों के साथ पूरा ब्रह्मांड विचरण करती हैं। तो ये और उनके आदित्य, द्वादश आदित्यों के साथ वो अपना पूरा ब्रह्मांड विचरण करती हैं। आप देखेंगे कहीं भी एक टोली लेके जाते हैं, ये अकेले सिंगुलरली नहीं घूमते। विशाखा नक्षत्र हालांकि उग्र है, बट इनके क्या ट्रेट्स होते हैं? देखिए, जो विशाखा नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, अब इंद्र अग्नि का नक्षत्र माना गया है, उसके देवता हैं। इंद्रदेव से ज़्यादा कोई भी अग्रेसिव नहीं, मतलब अग्रेसिव या अम्बिशियस नहीं हो सकता, और अग्निदेव भी उतने ही अम्बिशियस माने गए। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत अम्बिशियस होते हैं और इनके अम्बिशियस का आप वो भी नहीं लगा सकते, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, और उसको पार भी बहुत कमती लोग कर पाते। लेकिन इनमें ये क्षमता है कि ये साम दाम दंड भेद से अपना काम करवा ही लेते हैं और विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। और इनके सामने जो लोग आके टक्कर देते हैं वो अमूमन उनको प्रॉब्लम्स होती है। एक चीज़, यदि ये नक्षत्र पे राहु की दृष्टि ना हो या केतु यहाँ नहीं बैठा हो किसी के लिए, तो ये नक्षत्र वालों के लिए फ्रेंड्स बहुत अवेलेबल रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हमेशा खड़े रहते हैं उनके हेल्प के लिए। अगले ग्रह पे जाने से पहले मैं एक बार महादशा का कॉन्सेप्ट समझना चाह रही हूँ आपसे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लें
किसी का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है लेकिन उसकी शनि की दशा आ रही है और सूर्य के नक्षत्र में आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है? देखिए, आपका बोलने का मतलब है कि किसी के सपोजिंग किसी का आद्रक के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, ले ठीक लेते है, हैं आद्रई। तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। लेकिन बचपन में बहुत रोंदू व्यक्ति होगा। ओके। ठीक है, क्योंकि वो आद्र का रुद्र का जन्म रोने से ही तो हुआ था, तो वो बहुत रोंदू व्यक्ति रहेगा, वो घर में अलग थलग रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसका इंटेलिजेंस उसके प्लेइंग में भी आपको दिखाई देगा कि वो किस तरह से खेल रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ आपको देगा। तुनक मिजाजी होगा डेफिनेटली। जैसे ही उसकी उसकी दशा बदली, तो चंद्र मतलब नक्षत्र, तो आपका दशा बदलना मतलब गुरु की दशा लगना। मैं जिस हिसाब से मैं देखती हूँ कि गुरु चंद्रमा उसका प्रोग्रेस करके गुरु के नक्षत्र, यानी कि आपके हिसाब से गुरु का नक्षत्र यानी पुनर्वसु में आया है, यानी अदिति के नक्षत्र में आया है। तो वापस जैसे लोग बोलते हैं ना कि इसकी दशा बदलते ही ये तो दशा की तरह इसका नेचर बदल गया, तो क्योंकि वो अदिति के नक्षत्र में आया है, चंद्रमा जैसा ही बिहेव करेगा, तो वो वैसा बिहेव करेगा। तो मैम फिर जन्म नक्षत्र का फर्क नहीं पड़ेगा, जो उस वक्त महादशा है उसके नक्षत्र का पड़ेगा। आपके स्किन टेक्सचर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप ड्रेस बदल रहे हैं, एक तरह से एक ड्रेस आपने बदला, तो उससे आपका लुक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऊपर का लुक, जो वो नक्षत्र का जो लुक है, जो आपकी दशा है, वो बदलेगी, लेकिन आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक वाली रहेगी। ओके, समझ गई। एंड आई होप कि लोगों को भी समझ आ गया होगा कि आपकी जो टेंडेंसी है वो तो रहेगी, लेकिन जो दशा आपकी अभी शुरू हुई है, चल रही है, वो किस नक्षत्र में है, उसके हिसाब से आपके कपड़े बदल जाएंगे, उसके हिसाब से आपका व्यवहार बदलेगा। और फिर जब पुष्य का नक्षत्र आता है, तो वो व्यक्ति जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देने लगता है, प्रोटोकॉल में विश्वास करने लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र आप बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगी कि वो गुरु बृहस्पति, उसके आदि देव जो है वो गुरु बृहस्पति हैं। तो वो वहाँ पर बहुत सोचने पढ़ाई करने, इंटेंस होने, प्रोटोकॉल होने, उसके मान सम्मान को कोई ठेस ना लगा दे, वो वर्कोहॉलिक होने लगेगा, क्योंकि देखिए उसका वो टाइम भी आने लगेगा कि वो काम करने लग रहा है, उसको रिलेशनशिप इश्यूज होने लग जाएंगे। अगला प्लैनेट ले लेते हैं मैम, बुध की बात करते हैं। बुध में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? बुध में आपका अश्लेष आएगा, आपका ज्येष्ठ आएगा और रेवती आएगा। वापस आप देखेंगे बहुत अंतर है। क्यों? अश्लेष वाले जो हैं वो बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को देखते हैं, और वो समय का वेट करते हैं कि कब किसको टोकना है या कब किसको कुछ बोलना है और कब किसके सामने क्या बताना है। और एक चीज़, जब तक वो कंजूस भी होते हैं बहुत, लेकिन यदि कोई उस चीज़ का हकदार है, एक्चुअल में हकदार है, तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली वो चीज़ देते भी हैं। एथिकल होते हैं, मतलब एथिकल तो यदि एक लेवल तक एथिकल होंगे, लेकिन इसलिए एथिकल होंगे क्योंकि सही चीज़ सही लोग को। एक चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, सांप कुंडली मार के किस पे बैठता है? धन या खजाने पे। हाँ, हमने पुराने पिक्चर्स में देखा है ना, धन के पास बैठा हुआ है। हाँ, तो जो उसका असली हकदार है उसी को मिलता है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। हमारा वो बहुत फेमस मंदिर है ना कोयम्बटूर में, जहाँ पर नीचे 7वें तहखाने पे 2 सांप हैं, और वो तहखाना खुलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी चाबियाँ नहीं है, उसको कोई मंत्रों से ही खोला जा सकता है, और उसको कुछ ऐसे मंत्र, एकदम सटीक मंत्र होंगे जो उन सांपों से रिलेटेड है, तभी वो तहखाना खुलेगा। तो जो यहाँ पर जो बैठा ग्रह है, यदि आप सही कार्य करेंगे तो आपको इतना खजाना दे सकता है जितना आप, मतलब अगेन मैं अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने किसी के 2 ग्रह शुक्र और गुरु, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले जो ये 2 ग्रह हैं, वहाँ देखा था। मैंने इनको बोला था कि सर आपके पास, और उनके अष्टम भाव में देखा था, अष्टम भाव आपका छुपा हुआ धन बताता। तो मैंने हंस के बोला कि सर ये आपके पास तो छुपा हुआ धन बहुत है। वो हंसे
और उनकी हंसी ही काफ़ी थी आंसर के लिए। तो थोड़ा सा मैं अगर इसे आसान भाषा में मैम समझूं अपने व्यूअर्स के लिए, कि जो अश्लेष नक्षत्र के लोग होते हैं, इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग होते हैं, उस नक्षत्र में उनकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होता है, अगर वो उस ग्रह के हिसाब से काम करने लगे तो उनको फिर वो छुपा हुआ धन धन भी मिल मिलता सकता है, बहुत मिलता है। ओके। मिलता है, मैंने देखा है। और ऐसे लोगों को मालूम है कि उनके पास बहुत धन है। मालूम भी है। हाँ, फॉर ग्रांटेड है। आपके 10th हाउस में बैठ जाएगा तो आपकी मदर इन लॉ के पास बहुत धन है। ओके। आपके 7th हाउस में बैठ जाएगा तो आपके स्पाउस के पास बहुत धन है। कौन से भाव में किसके पास बैठा हुआ है वो आपको बता देगा कि क्या धन है। ज्येष्ठ नक्षत्र की बात करें, ज्येष्ठ का मतलब ही होता है सबसे बड़ा। और जो ज्येष्ठ नक्षत्र है वो इंद्रदेव का नक्षत्र है। तो वो व्यक्ति को वो हाइट्स दे देता है जो व्यक्ति जिस हाइट्स में जाना चाहता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप किसी के भी चार्ट में यदि आप देखेंगे ज्येष्ठ नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चार्ट देखा जो घर में सबसे छोटे, लेकिन उनका ज्येष्ठ नक्षत्र इतना स्ट्रांग था। खाली उनका चंद्रमा नहीं, उनका सूर्य भी बैठा था और उनका एक और उनका लग्न भी ज्येष्ठ नक्षत्र का था। वो अपने घर में सबसे छोटे हुए होते हुए भी उनके घर में उन्हीं की चलती थी। और आज नहीं, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर की बात कर रही हूँ जहाँ प्रोटोकॉल इतना मेंटेन होता था। तो वो इसलिए चलता था क्योंकि वो अपने चार्ट में लिखवा के लाए थे ज्येष्ठ नक्षत्र इतना स्ट्रांग। इन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होता है? तो वापस रशियंस को पढ़ा रही थी और वहाँ पर उनका चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा था। आपका चतुर्थ भाव आपको गाड़ी वाहन सुख बोलता है। तो मैंने बोला कि ये सफ़ेद गाड़ी चलाते हैं और ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं चलाते हैं, ये बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और ये जब भी गाड़ी चलाएंगे ये अच्छी गाड़ी ही खरीदेंगे। तो वो लेडी हंसने लगी जिन्होंने अपने चार्ट दिया था, उनके हस्बैंड का चार्ट था। ही सेड ही विल नेवर टच ओल्ड कार्स, मतलब सेकेंड हैंड कार्स भी वहाँ बहुत होती हैं, और ही विल नेवर टच अ लोअर वैल्यू कार। उनको हमेशा एक हाई स्टेटस वाली ही गाड़ी चाहिए। और मैं आपको ये बता रही हूँ खाली ये नहीं कि इसमें जन्मे लोगों के बारे में, इसमें आपका कोई भी ग्रह, उनका 4th लॉर्ड था उस नक्षत्र में। अच्छा, और 4th हाउस जो होता है वो गाड़ी वाहन सुख होता है। तो बड़ी अच्छी साइंस है ना। बहुत डिटेल्ड वाली है, लेकिन मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जब आप करने लगते हो। आप जब इनकी स्टोरीज, देवताओं के बारे में पढ़ने लगते हो, आप डीप एनालिसिस करने लगते हो। और मैं ये आपको ये भी बताऊंगी कि आप जब डिविजनल चार्ट्स में भी जाने लगते हो और नक्षत्र लगाने लगते हो तो आपको ऐसे ऐसे राज मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग ये पूछ सकते हैं कि कहाँ कौन से शास्त्र में है, होगा डेफिनेटली, और मैं ध्रुव नाड़ी ये सब की एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। जब 22 साल के प्रैक्टिस में मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको मैं यदि ध्रुव नाड़ी के बारे में ना भी बोलूँ तो ये मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे ये यथार्थ है, ये काम कर रहा है। बिल्कुल। अगले नक्षत्र पे चले, रेवती। हनुमान जी के आपको मालूम है गुरु कौन थे? सूर्यदेव। जी 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 बिल्कुल। गुरु बृहस्पति ने भी हनुमान जी को बोल दिया था कि भाई मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वानरों को मैं नहीं सिखाता। तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हुए कि मुझे कौन सिखाएगा, कौन सिखाएगा। तो वो गए सूर्यदेव के पास। बचपन में सूर्यदेव को उन्होंने निगला तो सूर्यदेव थोड़े से सहमे हुए थे कि भाई, बोले मैं कैसे सिखाऊंगा, तुम मेरे रथ पे आ नहीं सकते, तुम मेरे रथ पे आओगे तो तुम जल जाओगे, और मैं पीछे चल के नहीं सिखा सकता, मैं कहीं रुक नहीं सकता, मुझे तो चढ़ना ही, आगे ही बढ़ना है। तो हनुमान जी ने बोला कि आप पूरे ब्रह्मांड में विचरते हो, आपसे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, तो आप से ही मैं सीखना चाहता हूँ। तो सूर्य का वो रूप जिसने हनुमान जी को ज्ञान दिया वो है पूषान। पूषान, और पूषान ही रेवती नक्षत्र के जो हैं देवता हैं। और ये बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते हैं। इनको एनिमल्स से बहुत प्यार होता है। जेन गुडॉल बोल के चिंपैंजीज की एक जो मदर बोल लीजिए या उनकी स्पेशलिटी उसी में थी, तो हैं, अभी वो शायद हैं, उन्होंने डिकेड्स काम किया उनके साथ
और उनका रेवती नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। तो वो एनिमल लवर हैं, नॉलेजेबल हैं, जेंटल गाइड्स हैं। आप यदि उन लेडी का भी फेस देखेंगी ना, आपको उनके फेस से वो कांति नज़र आएगी कि वो बहुत लविंग पर्सनालिटी हैं। अगर कुंडली में मुझे देखना हो कि मेरा रेवती नक्षत्र किस हाउस में है और किस ग्रह में है, ये मुझे पता चल जाए, तो मैं कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि ये मुझे फ़ायदा दे रहा है कि नहीं फ़ायदा दे रहा है? रेवती नक्षत्र जनरली आपको फायदा देता है यदि आपके अष्टम भाव में चला गया। देखिए, अष्टम भाव, छठे भाव और द्वादश भाव वो आपको कहीं ना कहीं डिजीज या लॉस से रिलेट करता है। लेकिन अष्टम भाव आपको अदर पीपल्स फाइनेंस, यदि मैंने जैसे कहा कि जेंटल गाइड है, तो कुंडली में अष्टमेश यहाँ आके बैठ गया रेवती नक्षत्र में, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई आप दूसरों के फाइनेंस को लेकर उनको गाइड करो, ये आपको फायदा देगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अष्टम भाव खराब ही है, या अष्टम भाव में रेवती आपका आता है और वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गया, सेकंड लॉर्ड जो है मतलब वो मर्करी ही हुआ और वो 8th हाउस में रेवती में बैठ गया, नीच का है, लेकिन वो मर्करी वापस अपने जैसे विंशोत्तरी दशा में अपने ही ग्रह का है। वो बहुत जेंटली लोगों को गाइड करेंगी, बहुत जेंटली रिसर्च करेंगी, उनमें व्यावसायिक बुद्धि नहीं होगी, वो बहुत कंपैशनेट व्यक्ति होगा और वो दूसरों, लेकिन फिर भी वो उतना मेंटली अलर्ट होगा कि दूसरों का पैसा मैं सही ढंग से लगाऊं। तो आप वहाँ पर लोगों को सही सुझाव देके, सही डायरेक्शन से आप लोगों को गाइड करके बता सकते हैं कि आप अपने नक्षत्रों का किस प्रकार सही ढंग से प्रयोग करें। ओके, अगले ग्रह पे चलते हैं, शुक्र। हाँ, कलयुग में तो शुक्र और राहु ही है। राइट। तो मैं वापस आपको बोलूँगी, आप जो बेनिफिक्स मानती हैं जिनको, कौन से ग्रह को, आप 2 ग्रह को बेनिफिक्स, अनकंडीशनल बेनिफिक्स जो हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, वो है शुक्र और गुरु। लेकिन शुक्र के तीनों नक्षत्रों को उग्र नक्षत्र बोला गया है। कौन कौन से हैं? भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। आप देखेंगे कि भरणी नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनका ना अपने मदर से थोड़ा हमेशा प्रॉब्लमैटिक जोन में रहेगा। यमराज का नक्षत्र है ये, और ये चीज़ मैंने देखा है कि और कोई गलती करता है तो ये लोग जो हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं माफ़ी मिलती है। लेकिन यदि भरणी नक्षत्र वाले लोग जानबूझ के कुछ गलती करते हैं तो उनको तत्काल उसका परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि यमराज को तो प्रोटोकॉल्स और सारे नियम कानून मालूम होने चाहिए ना। जब आपको नियम कानून मालूम है और आपने गलती करी है, तो मुचकुंद ऋषि की कहानी आती है, वो पढ़ना चाहिए भागवत में कि किस तरह विदुर जी का जन्म हुआ, और महाभारत में भी वो आती है। तो उनको फिर तत्काल उसका परिणाम भोगना पड़ता। यही नहीं, इनके वैवाहिक जीवन में ही भी स्त्रियां जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो इनके जीवन में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। और इन लोगों को पैर की तकलीफ होती है यदि ये झूठ सच करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे FDR, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये हमारे US के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उनका सब अच्छा था, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ उनके मदर के कारण थोड़ी सी खराब थी। हाँ, और उनके बहुत सारे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स आउटसाइड ऑफ मैरिज थे। उनको पोलियो हो गया था। आपने पैर का बताया। हाँ, तो ये क्या होता है, जब हमको एक एक पॉइंट समझ में आता है, हम जाके देखते हैं कि भाई इसके चार्ट में ये नक्षत्र ऑपरेटिव है, तो इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा कोई रिलेटेड। साइमल्टेनियसली उनकी डॉटर के उसमें भी सूर्य बैठा हुआ है, उनके डॉटर के चार्ट में सूर्य बैठा हुआ है भरणी नक्षत्र में, और सूर्य जो है वो फादर का प्रतीक है। उनके दोनों फादर एंड डॉटर का चार्ट मैच हुआ वहाँ पर, और फादर को हो गया। इसके देवता यम। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो आपका भग का नक्षत्र है। ये ऐसा नक्षत्र है जो आपको बहुत, आप यदि मुझे बोलेंगे कि वन ऑफ द लकी नक्षत्रस, तो मैं आंख बंद करके बोलूँगी भग का नक्षत्र है। अच्छा,
ऑफ द लकीएस्ट ऑफ द पांडव आपको कौन लगता है, कौन था? अर्जुन। अर्जुन का नक्षत्र। अच्छा। ये आपको यश देता है, ये आपको बल देता है, ये आपको नाम, शोहरत, और ये आपको ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन दिलाता है। अर्जुन की कोई भी पत्नी आप देख लीजिए कितनी डायनामिक रही है। अर्जुन के पास तो ईश्वर खुद भी आए हैं, तो इनको हमेशा प्रोटेक्शन भी रहता है। जनरली ये लोग किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं और इनको प्रोटेक्शन भी प्राप्त होता है दूसरों का। देखिए, जहाँ भाग पाने की, भग जो द्वादश आदित्यों में से एक है, तो भाग पाने की बात हुई तो किसके वंशज थे जिन्होंने फाइनली कुरुवंश पे राज किया? अर्जुन के ही वंशज थे, तो इनको ही भाग मिला। ये लकी होते हैं, बहुत लकी होते हैं। लेकिन ये साथ में एक फ्लैम्बॉयंसी जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत होते हैं। किसी का भी आप शुक्र यहाँ उठा के देख लीजिए, तो वो चाहे आप संजय दत्त का शुक्र लीजिए, ठीक है। और कल ही मेरी एक स्टूडेंट से हमारी बात चल रही थी, तो उसने बोला कि मैम मेरे कोई फ्रेंड थे, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि यार मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो देख मैंने 6 महीना से, मेरी वाइफ चली गई है, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो बात नहीं कर रही है मुझसे, 3 महीना हो गया बच्चे से नहीं मिला हूँ, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, ये देख वो देख। तो बोली मैम मैं उसका कुंडली उठा के देखी और मैं देखी कि मैं उससे बस एक क्वेश्चन पूछी, डिड यू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? तो वो आदमी है ना, एक बार उसको देखा, बोला यस, क्योंकि उसके पूर्व फाल्गुनी में वीनस बैठा हुआ है। ये होता है, ये एक्चुअली होता है, ये एक्चुअली होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो उसका कारक है, किसका? स्पाउस का कारक है, और वो मल्टीप्लाई कर रहा है, वो आपके भाग में एक से अधिक है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की मतलब एक और डायरेक्शन में यदि हम कभी लें तो शक्ति ही आपको पर्जन्य शक्ति है, कि मतलब मल्टीप्लाई करने की शक्ति है। तो वहाँ आपको क्या मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा? आपको मल्टीपल स्पाउस मिलेगा। और अगर बृहस्पति आ जाए तो फिर क्या, ज्ञान मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको बहुत, आपका लक, बृहस्पति आपके लक का भी कारक है। और वो जो नक्षत्र है वो भग का नक्षत्र, वो तो लक देते ही हैं, तो ये 2 लक प्लस प्लस कितना बड़ा वो आपको मैग्नीफाई करके दे देगा। पूर्व आषाढ़ की बात कर लेते हैं। पूर्व आषाढ़ जो है वो आपह का नक्षत्र है। आपह क्या है? आपह आपको वेदों में उसका वो मिलेगा, उनका वर्णन मिलेगा। और आपह जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, जल का प्रतीक है। ये लोग जो हैं जल में यदि जब भी वो बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या बहुत थक जाते हैं, ये, और आप देखिए ये धनु राशि के बीच में है, लेकिन फिर भी यदि ये लोग एक स्नान करते हैं या जल ड्रिंक, कोई भी पानी पीते हैं, तो वो उनको एक तरह का राहत मिलता है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये और बहुत चीज़ों को समझने में केपेबल होते हैं, लेकिन ये अपना आपा इतनी जल्दी खो देते हैं गलत बातों पर कि फिर उसको लेके बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको ये इसी उनके वाणी में उग्रता होती है, इसलिए इसको उग्र नक्षत्र बोला गया है। इनके साथ कौन सा ग्रह बढ़िया रिजल्ट्स देता है? इनके साथ यदि यहाँ पर शुक्र हो जाए वो देगा, बुध हो जाए तो वो व्यक्ति जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन मंगल हो जाए तो किसी को मारा पीटी करने में भी ये पीछे नहीं हटेगा। तो आपको आपका जो ग्रह है किस भाव से रिलेट हो रहा है और यहाँ कहाँ आके बैठा है, वो आपको बता देगा कि किस तरफ आपका अग्रेशन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में ना मैं लोगों को जनरली बोलती हूँ कि देखिए, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो कुछ पानी पी लीजिए या टेक अ स्टेप बैक, थिंक, क्योंकि आपका गुस्सा वो आप ही को वापस प्रॉब्लम करेगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि के कौन से नक्षत्र हैं? आपको शनि की बात करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सब कोई शनि से डरते हैं, है ना? लेकिन शनि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। शनि के जो नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र जो हैं, ये सौम्य और चरप्रद में आते हैं, तो ये काम भी अच्छा देते हैं और मतलब
आप फ्रेंड्स को क्या मानती हैं, अच्छा मानती हैं कि खराब मानती हैं? बिल्कुल अच्छा। फ्रेंड्स के बिना किसी का लाइफ नहीं होता है ना। अनुराधा नक्षत्र जो है वो मित्र का नक्षत्र है। वापस द्वादश आदित्यों में से एक सूर्य का एक रूप है। हाँ जी। और वो बहुत मतलब ऐसे अपना फ्रेंडशिप निभाना जानते हैं ये लोग, और हर किसी से ये मित्रता कर लेते हैं, और हर किसी के जो सीक्रेट्स हैं इनके पास आ जाते हैं। तो इनके एक अनुराधा नक्षत्र हो गया शनि का, बाकी दो कौन से हैं? एक हुआ आपका उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये भी लकी होता है। और यहाँ ना कपल एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हैं, एक दूसरे के साथ, जिसको हम इंग्लिश में बैंटरिंग बोलते हैं ना, कि उनकी तू मैं चलती है, लेकिन कोई इनके अगेंस्ट कुछ बोल दे इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा। चाहे इसमें कोई किसी का लग्न हो, चाहे इसमें किसी का शुक्र हो, चाहे किसी इसमें चंद्रमा हो, एंड दे आर, और लोग है ना इनकी बातें छुप छुप के सुनते भी हैं। दे आर वेरी लविंग, केयरिंग। लेकिन अगेन आई से कि यदि कभी भी हस्बैंड को पर्टिकुलरली सचेत रहना चाहिए कि यदि एक किसी तरह से अपनी वाइफ के वन अप जाना चाहता है तो वो व्यक्ति को सचेत होना चाहिए, क्योंकि वाइफ फिर उसको डबल दुगना रुलाएगी टाइप्स बहुत। तीसरा कौन सा है इनका नक्षत्र? पुष्य नक्षत्र। पुष्य तो बड़ा प्यारा नक्षत्र है। हाँ, बीवी रमन जी यही बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र में सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन विवाह नहीं होता। इसका क्या कारण है? रामचंद्र जी का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो एक केस के ऊपर हमने ये पूरी थ्योरी बना लिया? नहीं, आप किसी का भी देख लीजिए। बृहस्पति, ये आपने जो मुझे पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इससे आई गेट अ चांस टू टेल यू द स्टोरी। बृहस्पति जो हैं उनका दबदबा है, क्यों? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, लेकिन तारा जो उनकी पत्नी है उनके साथ उनका अलगाव इसलिए हो गया क्योंकि वो पूरे समय देवताओं के लिए या तो संकल्प ले रहे थे, ब्रह्मचर्य का वो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, तारा चंद्रमा के साथ उनका इलोप, हमेशा एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहता है। नक्षत्रों के अपने एक्टिवेशन ईयर्स भी होते हैं, और मैंने प्रिंस चार्ल्स की कुंडली में देखा कि उसी एक्टिवेशन ईयर में उनका एक ग्रह है यहाँ पर, उसी एक्टिवेशन ईयर में उनका विवाह हुआ, पुष्या की एक्टिवेशन ईयर में। सबको मालूम है कि उनका लेडी डायना के साथ जब विवाह हुआ था तो उसका क्या अंजाम निकला। एक थर्ड पर्सन भी था और वो दोनों अलग भी हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको नक्षत्र से दिखाई देगी। इनफैक्ट नक्षत्र आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। तो मैम, जैसे आपने ओवरऑल बताया कि पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर लो विवाह के अलावा, तो अगर किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में ही हुआ है या किसी के बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र में, तो लाइफ कैसी होगी वो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एकदम, उसको बहुत लोग बहुत सराहेंगे, उसको बहुत लाइफ में नेम एंड रिकग्निशन और फेम मिलेगा, लेकिन हर किसी को मुकम्मल ये जहाँ नहीं मिलता। तो उसका कौन सा पहलू? मैरिड लाइफ। हाँ, यदि कोई व्यक्ति पूरे टाइम बाहर रह रहा है तो उसके जीवन का कौन सा अंग? पर्सनल लाइफ ही तो लाइफ खराब होगी, वही होता। तो अनुराधा के जो देवता हैं वो कौन है? अनुराधा के देवता मित्र हैं। और उत्तर भाद्रपद? वो बोलते हैं, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप को मानती हूँ। अर्धनारीश्वर। और पुष्य को बृहस्पति हैं। ओके, हम अब अगले ग्रह पर चलते हैं जो कि हमारा आखिरी ग्रह भी है, मंगल। तो मंगल को हम प्लैनेट वाइज देखेंगे कि भैया बहुत उग्र प्लैनेट है, बहुत उग्र है। लेकिन मंगल का जो 1-2 जो नक्षत्र है, मृगशिरा और चित्रा, और लास्ट नक्षत्र है धनेश, लेकिन मृगशिरा और चित्रा ये दोनों ग्रह जो है वो सौम्य ग्रह हैं। दे वेरी वेरी सॉफ्ट। मृगशिरा तो इतना वो लॉस्ट प्रॉपर्टी ही है मेरे को लगता है, एंड वो पूरे टाइम खाली एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, नेक्स्ट एडवेंचर प्लीज। तो उसको यहाँ पर मिल गया है ये एडवेंचर, अब उसका माइंड ये तो कंप्लीट हुआ नहीं है ये काम, ये मतलब उसको खाना अच्छा मिला है
तो अभी का डिनर उसने पिज्ज़ा किया है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड कहाँ हॉप कर रहा है कि कल ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाऊंगा। तो वो ये आज डिनर एंजॉय नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, बिकॉज ही इज़ नॉट इन द नाउ, इज़ ऑलरेडी मूव्ड इनटू द फ्यूचर। तो वो व्यक्ति को वो एंजॉयमेंट ढूंढ तो रहा है, लेकिन उसको एंजॉयमेंट नहीं पूरा मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा एंजॉय नहीं कर रहा है अपनी फैसिलिटीज़ को। मैंने अक्सर देखा है, यदि ये नक्षत्र आपके सप्तम भाव में आ जाए और कोई ग्रह बैठ जाए, तो आपका जो खोज है आपकी एक दी मोस्ट ब्यूटिफुल स्पाउस और मोस्ट लविंग स्पाउस और मोस्ट एप्ट स्पाउस, आइडियल स्पाउस, वो मृग तृष्णा जिसको हम बोलते हैं ना, वैसी खोज रहती है। ये हमेशा खोज में ही रहते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम इससे अच्छा क्या मिलेगा, तो आप शोध करिए, आप रिसर्च में जाइए। आप अष्टम भाव आपका अध्यात्म का भी भाव है, अष्टम भाव क्योरिंग का भी भाव है, और ये नक्षत्र जो है ये सोम का नक्षत्र है, जिसको हर्ब्स मेडिसिन की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है। तो आप उस तरफ जाइए, अपना करियर उस तरफ बनाइए। वहाँ आपको शोध भी करना है, वहाँ आपको मेडिसिन में आपको सर्विस भी देनी है, तो आप उस तरफ बनाइए। चित्रा कैसा है? चित्रा बहुत आर्टिस्टिक नक्षत्र है और ये हाई प्रेशर में काम करते हैं। विश्वकर्मा जो हैं वो तत्स्वर भी उनको बोलते हैं, इस नक्षत्र के देवता हैं। अब यदि कोई इनको प्रेशराइज करता है, या किसी इनको इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर बॉनेट, यदि कोई इनको कहीं से प्रिक कर दे, उस दिन इनकी कला को देखिए आप। तो मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि क्या बेटा, तुमको कोई छेड़ दे तो तुम उस दिन तो बस तुमको लगता है कि किस तरह तुमको हर बॉल पे वो व्यक्ति ही नजर आता है। तो मुझे बोलता है कि मालूम है उस दिन मेरा पापा से ना झमेला हो गया था, मैं जाके एक सेंचुरी बना कर आया। अच्छा, मतलब इनको थोड़ा सा वो कर दो, हाँ, तो ये जाके कमाल कराएंगे। हाँ, ये अंडर प्रेशर ही काम करते हैं। ओके। घनिष्ठ? धनिष्ठ नक्षत्र जो है वो धन की इच्छा, यानी धन की इच्छा भी और धन कमाने की क्षमता भी, लेकिन आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये दिक्पालों का नक्षत्र है, अष्टवसु का नक्षत्र है, जो हमारे 8 दिशाएं हैं उनके जो देवता हैं उनका नक्षत्र है। तो यदि आप और ये बहुत हाई लेवल पे ध्यान देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो ओपरा विनफ्रे हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, इनके यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ग्रह हैं। और उन्होंने आप ओपरा विनफ्रे के पॉडकास्ट तो कितने फेमस रहे हैं, और चाहे जब भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उनको धन की कोई कमी नहीं होती, कभी उनकी कमी नहीं होगी। तो धनिष्ठ नक्षत्र वालों के लिए ये एक एडवाइस हो सकती है कि हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए। तो हमने आज बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की और मंगल की बात करी इस पॉडकास्ट में। मैम फैंटास्टिक, बहुत बहुत अच्छा लगा, और मेरे लिए पर्सनली बहुत ये एकदम नक्षत्रों की मास्टर क्लास थी। हालांकि आपकी 2 पार्ट में किताबें भी हैं नक्षत्रों पे, और हमने कोशिश की कि हम 2 पार्ट में समेटें, बहुत कुछ रह गया, उसके लिए कभी और हम जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपसे बस मैं एक चीज़ और कहूँगी कि अगर अभी भी आपको इस पॉडकास्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप अपना जन्म नक्षत्र कैसे चेक करें, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके आप डिटेल्स में जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, या तो फिर आप अपनी महादशा देख लीजिए कि सबसे पहले जन्म की कौन सी महादशा है, वही जो लॉर्ड होगा उसके ही 3 में से किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट को शूट करने में। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मैम ने डिस्क्रिप्शन बताया वो आपके ऊपर कितना अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू योर नक्षत्र। नमस्कार।